तो पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मैं फ्रांस गया था और वहाँ पे दूसरे कंटेस्टेंट के साथ मेरी काफी भयंकर रेस होती है। और जब मुझे लग रहा था मैं जीत के बहुत नजदीक हूँ, तब चिरकुट और स्टीव मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं किसी तरह तीसरे नंबर में फिनिश करता हूँ। और अब बारी थी अगली रेस की। इस चैंपियनशिप का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका था और ठीक सुबह के 7 बजे हमारा प्लेन लैंड होता है दुबई में। मुझे और पिछले राउंड में जीते हुए सारे विनर्स को लग्जरी एमिरेट्स फ्लाइट में दुबई लेके आया गया था, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश था और सिर्फ यही सोच रहा था कि इस वाली रेस को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और फिर फाइनली हमारी फ्लाइट जाके एयरपोर्ट पे रुक जाती है और उसके बाद हम सभी लोग सारे के सारे कंटेस्टेंट बाहर खड़े हो जाते हैं और हमारे अनाउंसर बोलने लगते हैं, तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका लाजवाब रेस में और हम फाइनली पहुंच चुके हैं दुबई। यहीं पे होगा इस रेस का अगला पड़ाव और हमारे कंटेस्टेंट्स हैं चिरकुट, स्कॉर्पियो वाले भाई, जब्बार भाई और उनका नाबालिग बेटा, हे मैं 18 साल का हूँ, मिस्टर स्टीवन, मेरा नाम स्टीव है, और एक और छोटा सा बच्चा सुपर मारियो। कैमरामैन इनकी फोटो ले लो, क्या भरोसा इनकी आखिरी रेस हो। और फोटोज लेने के बाद हम निकलने वाले थे रेस ट्रैक की तरफ और रेस ट्रैक तक लेके जाने के लिए हमें एक स्पेशल लग्जरी बस की गई थी और सब लोगों के बस में बैठ जाने के बाद हमारा दुबई का ये सफर शुरू होता है। दुबई एयरपोर्ट से निकलने के बाद फाइनली हम सिटी का रास्ता पकड़ लेते हैं और हमारे अनाउंसर बोल रहे थे कि 10 बजे तक हम लोग रेस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे और तब तक मैं इस शानदार और लग्जरी बस राइड का मजा उठा रहा था। क्या बात दोस्तों, अब दुबई में जरा पोस्ट दो एक। शायद ये फोटोग्राफर रास्ते पर अब ऐसे ही पकाएंगा। और इन सब के दरमियान मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, कुछ भी हो जाए पिछली बार जैसे मुझे हारना नहीं है। हे मैन जरा दूर हटो, मेरा फोटो नहीं आ रहा है। ये बस की सीटें तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। ये सीटें छोटी नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बकवास बंद करो और नजारों का मजा लो। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हम दुबई के मेन ब्रिज पे पहुंच गए थे, जो सिटी और एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। और मेन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम दुबई के अंदर आ गए थे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस बस को मैं क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि सारा पैसा तो हमने रेस के प्राइस में लगा दिया। अब कैसा ड्राइवर को देने को पैसा नहीं है तो मैं चला रहा हूँ। अब ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, आप एंजॉय कीजिए दुबई के नजारे। सिटी में एंटर होने के बाद हमें दुबई के एक से एक नजारे देखने को मिल रहे थे। मेरी बस की खिड़की से मुझे बुर्ज खलीफा दिखाई दे रहा था और दुबई की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के हमारे तो होश ही उड़ गए थे। और उसके बाद हमारी बस ने दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड को भी क्रॉस किया और उसे देख के पता चला कि ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ पे लग्जरी विलास और यॉट्स दिखाई दे रहे थे। और अब हम दुबई की ईस्टर्न साइड में आ गए थे जहाँ पे हमारा रेस ट्रैक था। जहाँ तक मुझे पता था कि इस बार की रेस काफी अलग होने वाली है पिछली बार से। ये रेस 10 किलोमीटर लंबी होने वाली है और इसमें स्पीड और स्किल का बहुत बढ़िया कॉम्बो होना चाहिए। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे रेस ट्रैक पे और अब पता नहीं, अरे कौन है, अरे भाऊ भीगे क्या। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम रेस ट्रैक पे पहुंच चुके हैं और अब हमारी मुलाकात होगी डायरेक्ट रेस ट्रैक पे हमारे कंटेस्टेंट के साथ। लाजवाब रेस के दूसरे राउंड में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जय और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राउंड में कुछ नए कंटेस्टेंट भी ऐड हुए हैं, तो एक नजर डालते हैं पूरे कंटेस्टेंट्स पर। चिरकुट, स्टीवन, बिना गाड़ी वाला, जब्बार, मारियो, हे बिना गाड़ी वाला। अब मेरी गाड़ी तो ट्रैक के ऊपर पहुंची ही नहीं थी, इसलिए मैं बिना गाड़ी के खड़ा हुआ था। भाई साहब आपकी गाड़ी कहाँ है, क्या पैदल ही रेस में हिस्सा लोगे। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी तो अभी तक रेस ट्रैक पे पहुंची ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी की गाड़ियाँ प्लेन में आ चुकी है। अगर ऐसा है तो मेरी स्कॉर्पियो अभी तक रेस ट्रैक पे क्यों नहीं आई? शायद आपने प्लेन में डाली ना हो। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने। लगता है उस भिखारी ने अपनी गाड़ी बेच दी। अब मुझे काफी टेंशन आ गया था कि आखिर मेरी स्कॉर्पियो गई तो गई कहाँ। और ये सब देख के आराम से बोलने लगते हैं। अब आप सच बोल रहे हैं या झूठ, उसका पता तो सिर्फ एक बात से ही लगेगा, सीसीटीवी। तो दर्शकों हम कैबिन में आ चुके हैं और जल्दी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएंगी। चलो रिकॉर्डिंग दिखाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे सामने सीसीटीवी फुटेज प्ले होना शुरू हो जाती है। फुटेज की शुरुआत में तो सब सही था और मेरी स्कॉर्पियो भी प्लेन में थी, लेकिन फुटेज जूम करने पे हमें बंदर का मास्क पहने हुए एक बंदा दिखाई देता है जिसने किसी तरह मेरी स्कॉर्पियो को अनलॉक कर लिया था और गियर न्यूट्रल करके वो मेरी गाड़ी को धक्का दिया जा रहा था। और कुछ देर बाद उस बंदे ने ऐसी हरकत की जिसे देख के मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने ना जाने किसी तरह कार्गो प्लेन का दरवाजा खोल दिया था और वो मेरी स्कॉर्पियो को धक्का देते हुए कार्गो प्लेन के दरवाजे तक लेके गया। और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंची उसने मेरी स्कॉर्पियो पे एक जोर से लात मार दी, जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो प्लेन से नीचे गिर गई। और फुटेज देख के तो इतना पता चल रहा था कि वो अब समुद्र में डूब चुकी है। मेरा 5 करोड़ जीतने का सपना सपना ही रह गया था। ओह माय गॉड, ये क्या हुई। पर मैं तो अब ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, एक इंसान की वजह से हम रेस तो डिसमिस नहीं कर सकते ना। अब आप हमें ये बताइए कि आपके पास क्या कोई दूसरी गाड़ी है, क्या आपका कोई रिश्तेदार इधर रहता है दुबई में। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि अब नई गाड़ी इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊं और वो भी दुबई में। तो अफसोस ये रेस आपके बिना ही स्टार्ट होगी, हमें माफ कर देना। अब मैं इस रेस से बाहर हो चुका था और रेस ट्रैक के कोने में खड़े होकर अपना दुख मना रहा था।
था। मेरी स्कॉर्पियो और इस रेस में जीतने का सपना दोनों ही जा चुके थे। वो स्कॉर्पियो वाला मुझे अच्छा लगने लग गया था यार, पर क्या करे, बाकी कंटेस्टेंट का भी सोचना पड़ता है। और अब हम हमारे नए कंटेस्टेंट से मिल लेते हैं। हायाबुसा वाला आया है, एक जी वैगन वाला भी आया है, और एक कौन सी गाड़ी है रही है, टाटा की डिफेंडर आई है। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स रेस ट्रैक पे अपनी गाड़ियों को लेकर तैयार थे और हर कोई यहाँ पे जीतने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ नए कंटेस्टेंट्स आने की वजह से रेस और भी ज्यादा हार्ड हो गई थी, पर मुझे तो पूरा इस बात का लग रहा था कि मैं इस रेस से अब बाहर हो चुका हूँ। और जब मैं अपना गम बनाते हुए खड़ा था तो मेरे सामने अचानक से एक आवाज आती है और थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने जलपरा आ जाता है और वो देख के मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? उसकी ये बात सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि तुम्हें आने में बहुत देर हो चुकी है, मैं इस रेस से अब बाहर हो चुका हूँ और मेरे पास अब कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे मैं इस रेस में वापस आ सकूँ। जलपरा मेरी बातों को ध्यान से सुनता है, फिर मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे बस इतनी सी बात, इसमें मैं तेरी मदद कर दूंगा ना, लेकिन बदले में तुझे अपना एक दिन मुझे देना होगा, बोल देगा क्या? जलपरे की ये बात सुनते ही मैं उसे साफ इनकार कर देता हूँ। इस जलपरे ने मेरी कई बार मदद की है, लेकिन इसके चैलेंजेस करते करते मैं थक चुका था। तो मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि तुम किसी और तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? तो मेरी ये बात सुन के वो बोलने लगता है, अरे बच्चे असल में मैं एक जलपरा हूँ, अगर तुझे मैं कुछ दूंगा तो मैं अपनी तरफ से कुछ लूंगा भी ना, बोल देगा कि अपना एक दिन। अब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और सोच रहा था कि जलपरी की बात मानूं या फिर नहीं। तभी मुझे रेस ट्रैक की तरफ से आवाज आती है, तो ये रेस अब शुरू होती है, चलो 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 चलो। सुपर मेगा रेस का दूसरा राउंड अब शुरू हो चुका था। ये 10 किलोमीटर लंबी रेस दुबई के मेन हाईवेज पे हो रही थी और हर कोई अपनी गाड़ी का मैक्सिमम पावर इस्तेमाल कर रहा था। इस वाली रेस में तेज रफ्तार और ड्राइविंग स्किल्स काफी ज्यादा काम आने वाले थे। जब्बार और मारियो तो डोमिनेट कर रहे थे और नए कंटेस्टेंट जैसे कि डिफेंडर और जी वैगन अपने लीड बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब जी वैगन वाले ने तो लीड बना भी ली थी, लेकिन हायाबुसा वाले की हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। जी वैगन को एक झटके में ओवरटेक कर दिया उसने। हायाबुसा वाले का एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। अब्बा कहा था ना हायाबुसा बहुत अच्छी चलती है, कुछ भी वजह से आगे मत जाने देना। तुझे तो मैं ऐसे 10 हायाबुसा दिला दूंगा, बस एक बार मुझे ये रेस जीतने दे। जब बारो हायाबुसा फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन डिफेंडर वाले के इरादे कुछ और ही थे और वो मौके पे चौका मारने का इंतजार कर रहा था। अब ये लोग तो ऐसे 2 किलोमीटर पार कर चुके थे, लेकिन मैं अभी भी रेस ट्रैक पे खड़ा हुआ था और जलपरा मुझे बोल रहा था, जल्दी फैसला कर बच्चे, वक्त निकला जा रहा है। पर फैसला करना बिल्कुल भी मेरे लिए आसान नहीं था और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ये रेस भी चेंज होते जा रही थी। स्टीव और डिफेंडर वाले के बीच में काफी तगड़ा वॉर चालू था और इसके चक्कर में बेचारा हायाबुसा वाला 5वें नंबर पे आ गया था। अब किसी तरह से वो डिफेंडर और जी वैगन को ओवरटेक तो कर देता है, लेकिन जब्बार और चिरकुट को पीछे करने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। चिरकुट बार बार उसके रास्ते में आ रहा था और जब्बार भी उसे आगे जाने का मौका नहीं दे रहा था। तभी हायाबुसा वाले का भी दिमाग सटक जाता है और वो ओवरटेक करने के लिए अपनी बाइक की फुल रफ्तार से व्हीली कर देता है और ये ओवरटेक करने का बिल्कुल नया अंदाज था। अब्बा मुझे वो गाड़ी चाहिए। ये तरीका तो काफी अलग था, लेकिन इसके जरिए हायाबुसा वाले ने सेकंड पोजीशन गेन कर ली थी। अब जब्बार का हायाबुसा वाले पे इतना ज्यादा ध्यान था कि उसकी गाड़ी अब सीधा 5वें नंबर पे आ गई थी और वजह सिर्फ एक ही थी, स्टीव ने जब्बार का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था और वो उसे आगे जाने नहीं दे रहा था। वो किसी भी तरीके से जब्बार को आगे नहीं निकलने देना चाहता था, लेकिन जब्बार भी अपना पैतरा इस्तेमाल करता है और फाइनली आगे उससे निकल ही जाता है। रेस के अब 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे और अब मेरे जाके दिमाग में अक्ल आती है और मैं जलपरे को बोलता हूँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वाह बच्चे क्या बात है, आखिरकार तूने फैसला कर ही लिया। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मेरी मदद करो, मैं ये रेस जीतूंगा कैसे? अरे बच्चे फिकर नॉट। और इतना बोल के जलपरा जैसे ही रोड की तरफ देखता है, तभी वहाँ पे जादू से एक ब्रांड न्यू गोल्डन फॉर्च्यूनर आ जाती है और उसके बाद जलपरा मुझे बोलने लगता है कि ये 1000 हॉर्स पावर मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर है और ये तुम्हें जीतने में पूरी मदद करेंगी। और इसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता था। मैं अब टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा फॉर्च्यूनर में जाके बैठ जाता हूँ। गुड लक बच्चे, उम्मीद है तुम ही जीतोगे। और उसके बाद मैं अपने फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करता हूँ। दिमाग में एक ही मकसद था कि मुझे जीतना है और अपनी गाड़ी को लेकर मैं रेस में निकल पड़ता हूँ। रेस खत्म होने में भी अब सिर्फ 4 किलोमीटर रह गए थे, लेकिन मेरे हाथ में भी अब एक बीज था। ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा है। वो स्कॉर्पियो वाला अब 100 की फॉर्च्यूनर लेके आ गया है और अब वो फिर से रेस में है। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं रेस में वापस आ चुका था और इस मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर को मैं उसकी टॉप स्पीड पे भगाई जा रहा था। इसका पूरा पावर मुझे महसूस हो रहा था और पहले कुछ 3 किलोमीटर मैंने यूं ही क्रॉस कर लिया और सिर्फ कुछ ही मिनटों में मुझे बाकी कंटेस्टेंट भी दिखने लगे। सबसे पहले तो बेचारे मैंने हायाबुसा वाले को ओवरटेक कर दिया। उसे तो लिटरली समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके तुरंत बाद जब्बार को भी ओवरटेक कर दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने चिरकुट जो अभी तक लीड कर रहा था उसे मैंने फटाक से ओवरटेक कर दिया और फाइनली अब इस रेस में मैं लीड कर रहा था। आगे तो आ गया था, लेकिन चिरकुट ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो फिर से अपने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। वो मेरी मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर से तो आगे जा नहीं सकता था, तो उसने वो हरकत की जो वो हमेशा करता है, अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी को टक्कर मारने लगा और वो जानबूझ के अपना टायर मेरे टायर में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की स्पीड काफी कम हो रही थी। अब मैं उसके जंगल में फंस गया था और जब भी मैं आगे निकलने की कोशिश करता हुआ अपना टायर मेरी गाड़ी में अड़ा देता और क्योंकि उस स्प्रैंगलर के एक्सट्रीम ऑफ रोड टायर्स थे, तो उसके गाड़ी के टायर्स और मेरी गाड़ी के टायर्स बहुत बुरी तरीके से जाम हो रहे थे एक दूसरे में। चिरकुट पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मेरी गाड़ी को डिसबैलेंस कर दे और 7 किलोमीटर का रास्ता भी अब क्रॉस हो चुका था। अब मैं चिरकुट से
तंग आ चुका था और इसके चंगुल से निकलने के लिए मैं वही हरकत करता हूँ जो मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ। अपनी गाड़ी पे अचानक से ब्रेक मारता हूँ जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खुद पलट जाती है। चिरकुट को तो मैंने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इसका फायदा उठाने डिफेंडर वाला आ रहा था। डिफेंडर वाले ने अब जाके अपनी गाड़ी का पावर दिखाया और वो पूरी रफ्तार से मुझे ठोकने आ रहा था और वो लगभग मुझे ठोकने वाला था, तभी वहाँ पे बीच में हायाबुसा आ जाती है और उससे हल्का से टकराने की वजह से डिफेंडर का बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो डिसबैलेंस होते हुए सीधा मेरे पास आती है। वो बुरी तरीके से मेरी गाड़ी के सामने घूम गई थी और मैं किसी तरीके से अपनी गाड़ी को संभालता हूँ, लेकिन डिफेंडर आउट ऑफ कंट्रोल होकर टेक डाउन हो जाती है और वो इस रेस से अब एलिमिनेट हो गई थी। मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। पहले तो चिरकुट और उसके बाद डिफेंडर और जीक्लस और मारियो तो इनके चक्कर में पीछे रह गए। अब यहाँ पे बेचारा हायाबुसा वाला मारियो से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मारियो का बच्चा उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। हायाबुसा वाला पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मारियो से आगे निकले, लेकिन मारियो का बच्चा अपनी कार को बहुत स्पीड में भगाया जा रहा था। अब हायाबुसा वाला ने फिर से यहाँ पे विली करने की सोची है, लेकिन जैसे वो विली करने की कोशिश करता है उसका फ्रंट टायर मारियो की कार से टकरा जाता है और उस हायाबुसा वाले का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेचारा 3-4 पलटियां मार के जमीन पे गिर जाता है और उसकी हायाबुसा घसीटते हुए सामने चली जाती है और अनफॉर्चुनेटली हायाबुसा वाला भी एलिमिनेट हो गया था इस रेस से। बस सेफ्टी गियर की वजह से वो बच गया। तो वेयर हेलमेट। अब फाइनली इस रेस को मैं फर्स्ट पोजीशन से लीड कर रहा था। दूसरे कंटेस्टेंट्स काफी पीछे रह गए थे और रेस खत्म होने में सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। अचानक मेरी फॉर्च्यूनर के पीछे ड्यूक वाला बंदा आ जाता है और थोड़ा नजदीक से देखने में मुझे पता चलता है कि ये वही मंकी मास्क वाला बंदा है जिसने मेरी स्कॉर्पियो को प्लेन से बाहर फेंक दिया था। बचकर कहाँ जाओगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेस ट्रैक पे क्या करने के लिए आया है। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ऐसे पीछे करके मुझे परेशान करने के लिए आया है, लेकिन इस बंदे के इरादे तो कुछ और ही थे। अब वो अचानक मेरी फॉर्च्यूनर के सामने आ गया, अपनी गन निकाली और मुझ पे पॉइंट कर दी और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता वो मेरे ऊपर शूट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेरी फॉर्च्यूनर में बहुत सारा डैमेज आना शुरू हो जाता है। मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझ पे और गोलियां चलाई जा रहा था और इतने में उसकी चलाई गई गोली में से एक गोली जाके गाड़ी के इंजन को लग जाती है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया था और मैं समझ गया था कि मेरी गाड़ी का इंजन अब डैमेज होने वाला है। और इतने में मेरी नजर साइड वाले मिरर में आती है। मैं देखता हूँ बाकी सारे कंटेस्टेंट्स मेरे काफी करीब आ गए थे, क्योंकि इंजन खराब होने की वजह से मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और मेरी गाड़ी में से अब कुछ ज्यादा ही धुआं निकल रहा था। चिरकुट और स्टीव ठीक मेरे पीछे ही थे। रेस खत्म होने में सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गए थे, लेकिन मेरी गाड़ी का बुरा हाल था। धूल चाट भिखारी, धूल चाट। मैं अपनी फॉर्च्यूनर को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड धीरे धीरे और कम होते जा रही थी। उस फॉर्च्यूनर के इंजन ने मेरा साथ छोड़ दिया था और उसके बाद फिर चिरकुट और स्टीव मुझे ओवरटेक कर लेते हैं। मैं अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन मेरी फॉर्च्यूनर अब मेरा साथ नहीं दे रही थी और इतना सब काफी नहीं था, जब्बार ने भी मुझे ओवरटेक कर लिया था। और फिर उसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो चिरकुट फिर से इस रेस को जीत जाता है और मैं 4th पोजीशन पे इस रेस को फिनिश करता हूँ। हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के हारने वाले को क्या कहेंगे। वही मेरे साथ हुआ। आखिरी के 1 किलोमीटर तक मैं फर्स्ट में था, लेकिन उस अननोन बाइकर की वजह से चिरकुट ये रेस जीत चुका है और वो फिर से फर्स्ट आया है। दोस्तों, हमारी लाजवाब रेस का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और ये रहे सारे विनर्स आपके सामने। एक बार फिर से पहले स्थान पे आए हैं मिस्टर चिरकुट, दूसरे स्थान पे आए हैं हमारे स्टीव भाई और तीसरे स्थान पे आए हैं बाप बेटे की जोड़ी और बहुत ही मुश्किल से चौथे स्थान पे आए हैं हमारे फॉर्च्यूनर वाले भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब विनर्स के लिए। और ये अब चारों के चारों कंटेस्टेंट जाएंगे इस रेस के फाइनल राउंड में जो होंगी वहाँ पर, जहाँ पे आप कमेंट करोगे। तो जल्दी से रेस के फाइनल राउंड के लिए कमेंट करो। मुझे लग रहा था कि 5 करोड़ जीतने का ये मेरे पास आखिरी चांस है, तो मुझे अगली वाली रेस में अपने आप को साबित करना ही होगा। अगली रेस भी अगर मैं इसी तरीके से हार जाता हूँ तो मेरे 5 करोड़ रुपए मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।